कोरोना से बचाव की ये बेहुदा सोशल डिस्टेंसिंग बालकों के नैसर्गिक विकास में बाधक नहीं होगी? क्या स्कूलें नहीं खुलने से सर्वाधिक दुष्प्रभाव किसान, कामगार और पशुपालकों के बच्चों पर पड़ेगा? और तीसरा आज का सवाल है कि अगस्त में भी अगर स्कूल नहीं खुले तो इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? इन तीनों सवालों पर क्या क्या विचार आ सकते हैं, उस सब पर चर्चा के इस फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सभी को मेरा अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मैं लेता हूं इसमें कि अगस्त में भी अगर स्कूल नहीं खुले तो इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? स्कूल नहीं खुलना, पहले हमें कहा गया, मैं भी एक अध्यापक हूँ, हमें कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करना है। तो मेरे स्कूल से मुझे निर्देश मिला कि आप जो है अपना, मैं पहले भी व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखता हूँ बच्चों का, पुरानी आदत है जब से शुरू हुआ, जब अभिभावकों के पास एंड्रॉयड थोड़ी बहुत होने लगे तब से शुरू कर दिया था। उससे पहले हम फ़ोन से लोगों से संपर्क रखते थे। ग्रुप तो पहले से ही बना हुआ था, फिर भी मैंने कहा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों के अभिभावकों को जोड़ें, प्रयास करें। तो काफ़ी कोशिश की तो पाया कि बहुत सारे लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। परिवार लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास छोटे फ़ोन है तो ख़राब हो रखे हैं, फ़ोन है तो डाटा बैलेंस नहीं है, फ़ोन है तो टावर नहीं है, ऐसी कई प्रॉब्लम वहाँ देखी। हम छोटी छोटी सूचनाओं के लिए जो पहले बना रखे थे ग्रुप, उसमें भी यही होता था कि ज़्यादातर बच्चों के पास सूचना नहीं पहुँच पाती थी हमारी। तो अब जिन बच्चों के पास केवल छोटा सा फ़ोन है, उनके घर से एंड्रॉयड फ़ोन है, जिनको ग्रुप में हो गए उनसे तो हम समाचार भेज देते हैं कि भाई स्कूलें तब खुलने वाली है, ये संभावना है। जो भी स्कूलों से संबंधित गाइडलाइन वगैरह आती है वो उसमें ग्रुप में हम भेज रहे थे। पर जिन बच्चों के साथ छोटे बच्चे, और वो भी हमारे फ़ोन नंबर तो उनके पास हैं, विशेषकर मेरे, अब सुनता कम हूँ फिर भी है, तो वो बच्चे फ़ोन करते हैं बार बार कि सर स्कूलें कब खुलेगी, सर स्कूलें कब खुलेगी। वो उनका बार बार, क्योंकि अचानक बंद हो गई थी, कोई तारीख दे नहीं रखी थी, तो हमने कहा कि भाई 1 तारीख से खुल भी सकती है और नहीं भी खुल सकती, क्योंकि अभी तक कुछ भी कन्फर्म नहीं है। हम कह नहीं सकते कि 1 जुलाई को स्कूल खुलेगी, और ये भी नहीं कह सकते कि 1 जुलाई को नहीं खुलेगी। और ये तब तक चलता रहा। 24 तारीख को स्कूलें खुल गई राजस्थान की। बच्चों का 1 जुलाई से बुलाने का एक साइलेंट प्रोग्राम सरकार का एक तरह से था। तो 28 तारीख को भी फ़ोन आ रहे थे, 29 जून को भी फ़ोन आ रहे थे कि स्कूलें खुलेगी सर परसों। हम क्या बताएं उनको, खुलेगी कि नहीं खुलेगी, दोनों ही कन्फर्म नहीं। तो ऐसी स्थिति में 29 तारीख को एकदम से गृह मंत्रालय से एडवाइजरी आती है। 29 को जब तक वो एडवाइजरी नहीं आई तब तक यही था कि स्कूलें शायद 1 जुलाई को खुल सकती है, क्योंकि सरकार यहाँ बोर्ड की परीक्षा करवा रही थी जिसमें लाखों विद्यार्थी बैठे थे। तो 1 जुलाई को हो सकता है कि बड़ी क्लासों के लिए खोल दे, उसके बाद आगे फेज करके अलग चरणवार अगर ठीक चलता रहे तो उससे छोटी क्लासों की इस प्रकार खोलने का ऐसा लग रहा था। परंतु एकदम से एडवाइजरी आई कि 31 जुलाई तक स्कूलें बंद रहेगी। स्कूलें क्या, कॉलेजेज भी बंद कर दी जहाँ बड़े बच्चे हैं, जबकि बाजारों में भीड़ लगा रखी है, पूरी जगह जगह बहुत भीड़ है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और आपको पता है मृत्यु भोजों में बहुत बड़ी भीड़ हो रही है, शादियों में हो रही है, जगह जगह उन पर कुछ हो नहीं पा रहा है। परंतु ये स्कूल है तो बहुत ज़रूरी है, वो बंद है। मृत्यु भोज में हजारों आदमी आ रहे हैं, वो चालू है। हालांकि राजस्थान में ये कानूनी अपराध है और राजस्थान सरकार ने अभी कुछ काफ़ी इस मामले में गंभीरता दिखाई है। अच्छा है, स्वागत योग्य कदम है उनका। परंतु शादी ब्याह में भी तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, और भी कुछ बहानों पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं जगह जगह। तो
स्कूल और कॉलेज, स्कूल कॉलेज और भी बड़े बच्चों का मामला है, वो डिस्टेंस भी रख सकते हैं, कुछ सावधानियां ज़्यादा रख सकते हैं, पर उनको भी बिल्कुल 31 जुलाई तक कर दिया। और अब तो डर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब खुलेगी। अगर इस प्रकार स्कूलें नहीं खुली तो उसके खतरे बहुत हैं। उसी पर हम बात कर रहे थे। इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? इसके दुष्परिणाम बहुत बुरे होने वाले हैं। बच्चे कितने महीनों से घर पे बैठे हैं और इधर उधर निकलना भी बहुत कम हो रहा है। उनके वो सहपाठी हैं और हैं, उनसे उनका कोई मिलना जुलना नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार जब बच्चे इस प्रकार इस तरह से बंद रहेंगे और स्कूलें नहीं खुलेगी, एक तो हमारा जो शिक्षण का सिस्टम था वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। बच्चों की जो नियमितता थी, 1.5 महीने की छुट्टी होती थी, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब महीने बहुत ज़्यादा हो गए। जुलाई पूरा हो जाएगा और जुलाई के बाद में भी कोई भरोसा नहीं। अगर इस प्रकार रहा तो बच्चे बिल्कुल स्कूल से एकदम से कट हो जाएंगे और वापस उनको उस स्तर तक लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वापस जो अभी बच्चे क्या क्या कर रहे होंगे उससे वापस इधर ढालना भी एक अलग तरह का परेशानी या अलग तरह का मेहनत का काम हो जाएगा। दूसरी जो स्कूलें, विशेषकर प्राइवेट स्कूल, उनकी तो हालत ख़राब हो रही है। प्राइवेट स्कूल के अध्यापक मजदूरी कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि वो छोटा सा पेमेंट मिलता था। कुछ लोगों को थोड़ा ठीक भी मिलता था, परंतु काफ़ी महीनों से पेमेंट नहीं मिल रहा है। इधर फीस ली नहीं जा सकती, पेमेंट दिया नहीं जा सकता। अब उनको कोई दूसरे धंधे तलाशने पड़ रहे हैं। मैंने ऐसा देखा है कि पत्थर तोड़ने के काम में चले गए उनमें अध्यापक लोग। करें क्या? घर परिवार चलाना है। अध्यापकी में भी कोई बहुत बड़ा नहीं कमा रहे थे, तो इस प्रकार के काम करने लग गए लोग। तो वो लोग उन स्कूलों से बिल्कुल हट रहे हैं, दूर हो रहे हैं। स्कूल वालों के पास उनको देने के पैसे नहीं है। बड़े बड़े जो धन्ना सेठ कहलाते थे, बड़ी बड़ी स्कूलों वाले, अरबपति पार्टियां, वो भी अपने सारे स्टाफ को पेमेंट देने की स्थिति में नहीं है बिना फीस के। क्यों? उनके पास स्टाफ भी बहुत है, हजारों तक स्टाफ है। उनके तो यही दिक्कत है कि जो गाड़ियां पड़ी है वो बेकार हो रही। उनके ट्रांसपोर्ट का बड़ा सिस्टम काफ़ी है, सैकड़ों बसें हैं उनके पास और साधन है, वो सारी बेकार पड़ी खराब हो रही है। उनके तो वो भी दिक्कत है। और इस प्रकार से अगर ये प्राइवेट स्कूलें बंद हो गई, क्योंकि वहाँ के अध्यापकों का संकट और स्कूल संचालकों का संकट तो मत पूछो। क्योंकि वो जून के महीने में मैं देख रहा था, यहाँ अखबारों में बहुत आ रहा था, सारे स्कूल संचालक बहुत सारी मिन्नतें कर रहे थे, अखबारों में दे रहे थे कि हम इस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग कर लेंगे, सैनिटाइज करेंगे, ये करेंगे, डॉक्टर को खड़ा रखेंगे, वो करेंगे। 1000 तरह के वादे कर रहे थे, हमें छूट दो स्कूल चलाने। क्योंकि वो इसीलिए कर रहे थे, स्कूल अगर नहीं खुली तो हमारा पूरा धंधा, बड़े बड़े लोन ले रखे हैं कई लोगों ने, बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई देते हैं, फिर भी उनके ऊपर कर्ज भी काफ़ी है। और रोटेशन अगर नहीं चलता है तो उनका मामला पूरा रोटेशन का है। फीस आए, इधर उधर बढ़ जाए, उसमें से कुछ रह जाए। फीस आनी बंद तो मामला पूरा गड़बड़ हो गया। फिर तो उनके ब्याज वगैरह वो दूसरी चीजें चढ़ रही है। तो इस प्रकार अगर वो स्कूलें बंद हो गई, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की और अर्ध शहरी क्षेत्रों की स्कूलें बंद, क्योंकि शहरी स्कूलों में मुझे कल ये लाइव सेशन के बाद जयपुर से मित्र धर्मेंद्र जी का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि हमारी स्कूलों ने फीसें ले ली है और यहाँ लोग धड़ाधड़ फीस दे रहे हैं सिर्फ उनके छोटे से मैसेज पर, क्योंकि हमारे बच्चे रेगुलर 1 अप्रैल से पढ़ रहे हैं घर पे। मैंने कहा क्या पढ़ रहे हैं? कि अब वो टेस्ट हो गए, सारे हो गए, मूल्यांकन हो रहे हैं, सारे उनके प्रमाण पत्र आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, और बच्चे तो पूरे समय लगे रहते हैं और अच्छा एजुकेशन हो रहा है। मैंने कहा ये कैसे हो रहा है जब दुनिया भर में कहा जा रहा है कि भाई ऑनलाइन नहीं करना है, ऑनलाइन करना खराब है। मैंने भी कुछ कंटेंट बनाए थे, हमने भी ऐसा प्रयास किया था कि भाई इस प्रकार हम करें, मेहनत करें और कुछ शुरू करें। परंतु फिर बाद में जब यूनेस्को तक ने कह दिया कि ये खतरे का मामला है,
और सब जगह से आया। अभी कर्नाटक सरकार ने पूरी तरह बैन कर दिया, कक्षा 10 तक किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन नहीं करेंगे। 10 से ऊपर के बच्चों के लिए ऑनलाइन कंटेंट होंगे, उनकी भी लिमिट रखी कि इतने मिनट से ज़्यादा के कंटेंट नहीं होने चाहिए। इस प्रकार कर्नाटक से, परंतु और कई जगहों पर अभिभावक और वो लोग गए हैं सरकार पर, ये कोर्ट में मध्य प्रदेश में गए हैं कि भाई ये ऑनलाइन वाला बंद कर दिया जाए। और कर्नाटक सरकार पर तो कल ही हाईकोर्ट ने उल्टा दबाव दे दिया कि आप बैन नहीं कर सकते, बच्चों की पढ़ाई नहीं रोक सकते, जो ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है इसको आप नहीं रोक सकते, कि ये फंडामेंटल राइट है धारा अनुच्छेद 21 के तहत, और इसलिए ये हनन है मूल अधिकार का और आप इनको बैन नहीं कर सकते, हाईकोर्ट ने कह दिया कर्नाटक। जबकि कर्नाटक सरकार ने उन शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने दुनिया भर से जो चल रहा है कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन के दुष्प्रभाव जो खतरे हैं वो ज़्यादा हैं। अभिभावक भी बच्चों के पास रह नहीं सकते, अब रह नहीं सकते तो उनको अगर एंड्रॉयड दे रखा है, लैपटॉप दे रखा, अपन देखते हैं एंड्रॉयड में तो कहीं भी क्लिक करें पता नहीं बीच में वो पोर्न सामग्री वो आ जाती है, फिर पबजी वगैरह इतने हिंसक गेम उन पे बच्चे लग जाएं, ये भी खतरा है उनको। अगर इस प्रकार फ्री एंड हम ये चीज़ें दे दें, हमें तो ड्यूटी पे जाना, अपनी बच्चों को फ्री एंड में दे रखा है ये, और लोगों ने इक्विपमेंट मैंने पूछा धर्मेंद्र जी ने कैसे कि दोनों बच्चों के लिए हमने अलग अलग सुविधा कर रखी है। अलग उन्होंने उन गाँव में तो ऐसा संभव नहीं है, वो उन लोगों ने कर रखी है, दोनों के लिए अलग अलग सुविधा कर रखी है। संतुष्ट है वो, तो बहुत राजी थे कि अच्छा चल रहा है, जैसा कक्षा शिक्षण था वैसा ही चल रहा है। परंतु उनके दुष्प्रभावों के संबंध में मैंने जब चर्चा की, और वो धर्मेंद्र जी तो ये कह रहे थे कि गाँव के बच्चों का क्या होगा, इसके संबंध में हम सरकार के सामने भाई किसानों के, पशुपालकों के, कामगारों के जो बच्चे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं, उनका क्या होगा। जब हमारे बच्चे अकेले पढ़ रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा गैप पड़ जाएगा, देश की बहुत बड़ी आबादी के साथ ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, ये तो पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे, इस प्रकार की चिंता उन्होंने जाहिर की। तो मैं बात कर रहा था इसके दुष्प्रभाव। प्राइवेट स्कूल जो है, शहरी प्राइवेट स्कूलों ने, कुछ स्कूलों ने फीस का जुगाड़ कर लिया है ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर गाँव में तो कोई संभावना नहीं ऑनलाइन एजुकेशन की, बच्चों के पास भी संसाधन नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है, 1000 तरह की समस्याएं, और फिर एक एक बच्चे के लिए एक एक टैबलेट, कंप्यूटर या एंड्रॉयड अलग अलग रखना पड़ता है। ये सारी सुविधाएं गांव वाले बहुत कम जुटा पाएंगे, तो ये बड़ी दिक्कत है। और प्राइवेट स्कूल अगर बंद हो गई, जैसा कि खतरा है बहुत बड़ा, उनकी बिल्डिंगें पड़ी है, उनके ट्रांसपोर्टेशन के जो वाहन थे वो सारे पड़े हैं, उनके जो लोग हैं अध्यापक और वो या सहायक स्टाफ तो वैसे भी उनका तो दूसरा काम था, तो सभी और इधर उधर जा रहे हैं, तो उनका वापस ढांचा कैसे खड़ा होगा। अगर ढांचा खड़ा नहीं हुआ तो सरकार के पास कहाँ संसाधन है। आज 70% से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अभी भारत में 26 करोड़ के लगभग स्कूली बालक हैं, इनमें से 70% से ज़्यादा तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर उनमें से आधी स्कूलें बंद हो जाए तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, उन बच्चों की स्कूल छूट सकती है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की तो अपनी लिमिट है। हमारे पास, जैसे मैं जिस स्कूल में हूँ उस गांव में वो एकमात्र सरकारी सीनियर स्कूल है, तो हमारे 450 बच्चे हैं। वहाँ तो बोर्ड की परीक्षा में जो बाकी प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे आते हैं तो एक क्लास के बच्चों से स्कूल भर जाती है, तो पूरी स्कूल बंद हो तो वो बच्चे हमारी स्कूल में कहाँ, स्कूल में अगर बैठने का प्रबंध हो तो स्टाफ पहले से भी कम पड़ रहा है, 90 बच्चों के सेक्शन चल रहे हैं। क्योंकि ये कोई वो ज़माना नहीं है जो आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले परिवार 10 परिवारों में से एक परिवार अपने एक बच्चे को स्कूल भेजता था। आज तो हर एक बच्चा स्कूल जाता है, और हर एक बच्चे के हिसाब से सरकार ने अपना सिस्टम खड़ा नहीं किया। प्राइवेट स्कूलों पर निर्भरता हो गई एजुकेशन की पूरी, तो जो प्राइवेट स्कूलों का खतरा है वो भी बहुत बड़ा है। अगर वो बंद हो गई, जैसा कि अभी लग रहा है कि ये लॉकडाउन 4-6 महीने चल सकता है, 4-6 महीने चलते ही
प्राइवेट स्कूल वाले कहाँ कौन सी फीस वसूल करेंगे, कैसे स्कूल को वापस जिंदा करेंगे, बड़ा मुश्किल मामला उनका। तो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन था अपना, क्या इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव जो है कामगार, किसान और पशुपालकों? हाँ, निश्चित तौर से जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, अगर ऑनलाइन एजुकेशन होता तो वो भी असंभव नहीं। इनके बच्चे तो पहले से भी पिछड़े हुए थे बेचारे, यहाँ तो माहौल ही नहीं है, यहाँ तो महा अंगूठा छाप है, दादा दादी तो किसी के डिग्रीधारी होने का कोई सवाल ही नहीं। तो ये तो बच्चे वैसे भी ये बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे उनकी अगर तुलना करें तो। पर अब अगर ऑनलाइन एजुकेशन साल भर चलता है तो इन बच्चों की तो एक क्लास नहीं, वो पहले वाली जो क्लास इन्होंने पास कर रही वो भी चली जाएगी। तो ये बड़ा खतरा है। ऑनलाइन एजुकेशन वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस शायद नहीं हो पाएगी, जैसा दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक बहुत चिंतित है इस मामले में कि बहुत गलत हो रहा है। तो तीसरा जो विकल्प बचता है वो हमारा है कि स्कूलों को खोला जाए। स्कूलों को बंद रखना वैसे कोई ठीक नहीं लग रहा है कहीं पर भी। सरकार पता नहीं किस नज़रिए से सोचती है और कैसे एकदम से 31 जुलाई कर दिया। और विशेष तौर से गाँवों के बच्चे, गाँव में तो वैसे भी कोरोना फैलने का बहुत कम खतरा है। अपन देखते हैं बॉम्बे और चेन्नई का वहाँ फैल रहा है कोरोना, तो जितनी बड़ी आबादी है वहाँ क्या है कि लोगों को पता नहीं चल पाता कि मेरे पड़ोस में जो खड़ा है आदमी उसके घर में घर वाले पॉजिटिव है या नहीं। गांव में तो एक आदमी पॉजिटिव होती है अपने आप सारा गांव उनसे दूरी बना लेगा। तो डिस्टेंस अपने आप गांव वाले जानते हैं एक एक आदमी को कि ये इस घर में पॉजिटिव है, इस घर में उन घरों के लोगों को जाना हुआ तो उन लोगों से भी दूरी बना लेंगे। जैसे पूरे गांव वालों के पास तो पूरी रिपोर्ट रहती है हर आदमी की, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, ये एक एक आदमी की निजी जिंदगी का पता होता है। तो गांव में फैलने का खतरा बिल्कुल कम। अभी भी कहीं पर भी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ गाँव में। गाँव में कहीं पर भी एक बासनी में यहाँ थोड़ा बहुत हुआ था, वो बासनी बड़ा कस्बा है, उसकी आबादी शहरों के बराबर है, छोटे बड़े। और बाकी कहीं पर भी गाँव में एक आदमी को होता है, फिर कोई गांव को किसी को नहीं होता है, 2 को होता है, 4 को होता है, फिर गांव वाले बिल्कुल दूरी बना लेते हैं। नहीं, हाँ संयोग से अगर जैसे यहाँ पड़ोस में हमारे ताऊसर चेनार में कोई मृत्यु भोज का मामला था तो उसमें ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, उनको पता नहीं चला, बाद में पता चला तो वहाँ जो इकट्ठे हो गए उनके कोई लफड़ा हो गया। तो ये बहुत कम, गाँव में स्प्रेड का खतरा कम है। तो गाँव के बच्चों को तो रोकना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि वो तो वैसे ही है जैसे लॉकडाउन कर दिया। जिन जिलों में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था और घर से बाहर आने पर लाठियां बरसाई जा रही थी, वो क्या था? ठीक वैसा ही है। वो भी समझ में नहीं आया लंबे समय तक, महीने 1.5 महीने बाद जाकर के उनको खुला किया। और खुला इतना है कि बाजारों में भीड़ लगी है और बच्चों की स्कूलें छोड़ बंद कर रखी है। तो जो तीसरा हमारा था, क्या कोरोना से बचाव की बेहुदा सोशल डिस्टेंसिंग बालकों के नैसर्गिक विकास में बाधक नहीं होगी? जो डिस्टेंसिंग बेहुदा है ये, भाई आप एक तरफ तो जगह जगह भीड़ लगा रखी है बाजारों। हाँ, वापस जुड़ गया, अच्छा हुआ। काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा मित्रों, वापस जुड़ रहे हैं अपन। हाँ, तो हमारी चर्चा चल रही थी कि क्या कोरोना से बचाव की बेहुदा सोशल डिस्टेंसिंग बालकों के नैसर्गिक विकास में बाधक नहीं होगी। तो अपन बालकों के नैसर्गिक विकास पर थोड़ी सी चर्चा कर लें कि बच्चों का विकास कैसे होता है। सबसे ज़्यादा बच्चे का सामाजिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग कर रखी है इसकी वजह से बच्चे का सामाजिक विकास पूरी तरह से रुका हुआ है। इवन जो ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं वो बच्चे भी गूंगे गूंगे बैठे हैं अपने एंड्रॉयड के सामने, अपने लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने, भी वो बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्लास में तो बोल सकते हैं,
अपने मित्र से भी बोल सकते हैं, छोटी मोटी बात कर सकते हैं, सोशल उनका सिस्टम चलता है। किसी के सामने देख करके भी हंसते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति कम बोलते नहीं है तो भी होती रहती है। एक बच्चे को चलता देख करके दूसरा उसके साथ कदम मिला के चलता है, तो ये भी एक सामाजिक विकास हो रहा है। एक के थैले को किसी प्रकार टंगा हुआ देख करके दूसरा भी अपने थैले को यूं ठीक कर लेता है, ये भी एक उसका सामाजिक विकास हो रहा है, बोला भी नहीं उससे। परंतु वो एक दूसरे बच्चों को उनकी ड्रेसें देखते हैं, चलते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, वो उसके सामने आंखों से आंखों का मिलना भी होता है, बोलना भी होता है, सुनना भी होता है, सारा कुछ होता है। यहाँ तो केवल जो कंटेंट देख रहे हैं उसमें सुनते सुनते हैं और मशीन बने हुए बैठे। तभी तो साइकोलॉजिस्ट चिंता कर रहे हैं इस बात की कि बच्चों का जो है नैसर्गिक विकास जो है बाधक होगा इस ऑनलाइन एजुकेशन से। ऑनलाइन एजुकेशन के संबंध में यूनेस्को ने सिफारिश की है कि ये सोचना भ्रम है कि ऑनलाइन सीखना सभी के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। यूनेस्को ने अपनी सिफारिश में लिखा है कि ये भ्रम है कि ऑनलाइन सीखना सभी के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा हिंसक खेल हैं, पोर्न सामग्री, ये 1000 तरह की बातें हैं। तो एक और मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि शिक्षा केवल एक तकनीकी मशीनी क्रिया नहीं है जिसका उद्देश्य केवल विद्यार्थियों तक शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवा देना मात्र हो। ये क्या हो रहा है, ऑनलाइन में शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई। तो मेरा इसका आज के लाइव का मुख्य विषय, एक तो ऑनलाइन शिक्षण जो है उसको दुनिया भर के जो भी समझदार लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और हैं, उन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है। दूसरा, ये अगर चल रहा है और कुछ जगहों पर चल रहा है और वो बच्चे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बाकी लोगों के ये गैप और बढ़ जाएगा, ये खतरा दूसरे लोग महसूस कर रहे हैं। तीसरा, बच्चों की स्कूलें सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर जो कहते हैं कोरोना नहीं फैलना है, वैसे भी कोरोना फैल करके कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं हो गया है, सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ है, देश का बहुत ज़्यादा हो गया और ये होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कोई अभी देखा जाए तो कोरोना से कोई बहुत बड़ा खतरा पैदा नहीं हुआ, और हुआ है तो जब बाज़ारों में इतनी भीड़ है तो स्कूलों में, गाँव की तो कई छोटी छोटी स्कूलें हैं, अपने कमरे हैं, डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। जैसे बोर्ड की इतनी बड़ी परीक्षा करवा दी तो शुरू में एक बार चेक कर लिया जाए, सेकेंडरी मिडिल से ऊपर की क्लासों को शुरू करवा दिया जाए। अभी तो कॉलेज तक को बंद कर रखा, तो पूरे देश में कॉलेज बंद कर रखे हैं अभी तक। स्कूलों की तो बहुत दूर की बात है, कॉलेज के स्टूडेंट तो युवा हैं, जवान हैं, सारी समझ है, जितनी डिस्टेंसिंग आपके ये बाज़ार के लोग नहीं रखते उससे ज़्यादा रख सकते हैं, उनको सब समझ भी अच्छी है और वो बड़े सजग हैं, उनको भी रोक रखा है। उनके सारे जो चल रहे हैं कोर्सेज है वो सारे पड़े हैं एक तरफ दबे हुए। तो जो बात थी अपनी कि ये सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में जो बच्चों का नैसर्गिक विकास और सामाजिक विकास, आप ताजुब करोगे कि ये बात पहले वाले लोग भी काफ़ी जानते थे। पहले भी वर्ग थे अलग अलग तरह के और बच्चों को अलग रखना, ये कोरोना की वजह से नहीं, दूसरी वजह से अलग रखते थे। कुछ सुपर पावर लोग थे, कुछ गांव के बहुत बड़े मुखिया थे, जागीरदार थे, राजा थे, बादशाह थे, उनके बच्चे गलियों में थोड़ी खेलते थे। और उनके बच्चे अगर बिना बच्चों के रहे, क्योंकि मैंने यहाँ पूछा पड़ोस में ही हमारे खियूसर के जो राजघराना है, तो वहाँ के लोगों से मैंने बात की, भाई ये लोग, आप जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछा तो बोले कि ये जो इनके बच्चे हैं, मैंने कहा ये तो गली के बाहर आते नहीं, अपने जो जागीरदार या मुख्य सामंत जो राजा बन जाता था उसके बच्चे
उसके चचेरों के पास भी नहीं जाते थे, क्योंकि उनका तो बिल्कुल अलग होता था। उनका तो गढ़ किले की तरह पूरा पैक होता था, इधर उधर आना जाना मना होता था, और आने जाने वालों पर बहुत स्क्रीनिंग होती थी कि कहीं कोई दुश्मन का सिखाया हुआ ऐसा आदमी आ जाए, बच्चे को खतरा पैदा कर दे। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कोई खतरा हो जाए, उनके जीवन को खतरा हो जाए, ये भी बहुत बड़ा डर था। तो मैंने कहा ये बिल्कुल अलग थलग रहते थे क्या? तो उन्होंने बताया, एक मित्र ने, बुजुर्ग ने, कि मैं खुद जाता था, राजा साहब जो थे वो हमारे घर पे समाचार करते थे, चुने हुए 5-7 घरों पे, जिन पर उनको भरोसा होता था कि उन घरों के बच्चे, फिर उन घरों के बच्चों को घर से गाइडेंस होती थी, घर वाले भी समझते थे, समझाते थे कंवर साहब के बच्चे को अगर वो नटखट है, गड़बड़ कर देता है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है, उसके साथ खेलना है, जैसा उसका मन हो वैसा खेलना है। और खेलने के लिए बारी होती थी बच्चों की, बच्चियों की, पूरे गांव में अलग अलग, कि आज उन घरों के बच्चे बुलाए जाएंगे, आज उन घरों की बच्चियां बुलाई जाएगी, वो कंवर के साथ खेलेगी, वो बच्चियों के साथ खेलेगी। इस प्रकार उनका सामाजिक विकास करने का सिस्टम उन्होंने भी डेवलप कर रखा था। सभी राजा महाराजाओं ने, बादशाहों ने, इवन जो मुख्य पुजारी पंडित होते थे उनका भी कुल अलग प्रोटोकॉल था। वो अपने प्रोटोकॉल को तोड़ना नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे दूसरों के बीच इस प्रकार जाए। तो प्रोटोकॉल को बिना तोड़े बच्चों को बारी बारी बोले थे। एक ही ग्रुप के बच्चे अगर रेगुलर बच्चों के पास रहेंगे तो फिर प्रोटोकॉल टूट जाएगा, वो अलग थलग नहीं दिखाई देंगे कि राजा का बच्चा आ रही है अलग। तो अलग अलग तरह के बच्चों को बारी बारी से साल भर अलग अलग बुला करके वो सामाजिक विकास करने की चिंता लेते थे वो लोग। मैं देखता था मेरे गांव में भी पंडित जी का एक घर था, तो वो काफ़ी छूत रखते थे, परंतु घर में रहने पर बच्चों को नहलाते धुलाते थे, घर से बाहर ही खड़े रखकर, परंतु गांव में बच्चों के साथ जाने देते थे, छूट देते थे। क्योंकि अगर घर में रह गए बच्चे, बाहर ही नहीं निकले इस वजह से, तो उनका सामाजिक विकास पूरी तरह अवरुद्ध होने का खतरा रहती है। ये सारी साइकोलॉजी वो लोग जानते थे। आज जो घरों में बंद है, जो मित्र कह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उन्होंने कोई बच्चा नहीं देखा 3-4 महीने में, घर की दरवाजे से बाहर ही नहीं निकले 3-4 महीने में। कोई सामने किसी बच्चे की आंख में आंख डालकर देखने का मौका नहीं मिला। और वो तो कह रहे हैं नीचे भी नहीं आए, वो 7वीं मंजिल पे जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ से बाहर ही नहीं, नीचे भी नहीं उतरे कभी 4 महीनों में, क्योंकि मना भी है वैसे भी बच्चों को बाहर नहीं जाने देना है, छोटी उम्र के बच्चे हैं। तो इस स्थिति में उनकी सामाजिक स्थिति और जो नैसर्गिक विकास पर जो दुष्प्रभाव पड़ेंगे वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा खतरा है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से अब स्कूलें खोलने का समय आ गया है और सरकार को स्कूलें खोलनी चाहिए। आपके भी बहुत सारे कमेंट आएंगे, हम उन पर बात करेंगे। और ऑनलाइन वाली तो ये लड़ाई चल रही है कि दुनिया भर। अब कुछ लोग ये भी चिंता कर रहे हैं, जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा, धर्मेंद्र जी ने कई स्कूलों वालों से बात की, उनकी भी चिंता और उनकी समस्याएं मुझे बताई उन्होंने। लॉकडाउन में इंडिया तो ऑनलाइन पढ़ लेगा, लेकिन भारत का क्या होगा? कुछ लोग जो इंडिया और भारत एक और अलग अलग परिभाषा इस देश में हो रखी है, क्योंकि भारत अब वो मामला नहीं है, बहुत बड़ा गैप पड़ गया है इंडिया और भारत। इंडिया वो है जिस घर में प्रत्येक व्यक्ति डिग्रीधारी है, चाहे 90 साल का आदमी है वो भी MSc BSc है, वो इंडिया के लोग हैं। और भारत वो है जिसमें अभी आखिरी पीढ़ी स्कूल जाना शुरू हुई, उसकी माँ अनपढ़ है, वो सारा सिस्टम अलग, तो उनका जो गैप है। तो इंडिया वालों के लिए ऑनलाइन का अभी तक हुआ है। मैं चाहता हूँ कि अब इस पर कमेंट ले लूँ, क्योंकि पहले भी गड़बड़ हो गई थी और कल अपन को पता है कि वो अपना बीच में टूट गया था, और आज भी वो बीच में टूटने की वजह से काफ़ी लोग जुड़ नहीं पाए वापस। खैर अपन वापस बात करते हैं। भाई चौधरी परमाराम जी किडोलिया गोगोर से इनका मैसेज आया कि एक युग में अनेक युग चल रहे हैं जी, बच्चे मन के सच्चे पर हम बड़े रह गए कच्चे। इनके अतिरिक्त पहले 1-2 कमेंट पहले आए हुए वो लेने जरूरी हो गए मुझे अब याद है। तो भाई रायचंद जी नागड़ी, इनका कमेंट है कि मेरे हिसाब से सरकार को स्कूलें खोल देनी चाहिए। बहुत अच्छा कमेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे इस घरों में कैद हो रखे हैं,
घर में घर वालों के भी शायद दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक बच्चे घर में रहेंगे। वो तो 4-6 घंटे जाते हैं तो बड़ा उनको राहत मिलती है, और बहुत सारे बच्चों से मिल के आते हैं, स्कूलों में कुछ सीख के आते हैं, कई बातें होती है। तो घर वालों को वो भी दिक्कत है। दूसरा जो उनका पूरा शिक्षण से, क्योंकि हमें पता है कि पहले जब हम पढ़ते थे, हम छोटे थे, तो कुछ बच्चों को 3-4 महीने भेड़ बकरियां या गायें चराने के लिए अलग स्कूल से टाल देते थे। तो वो बच्चे कभी वापस, वो फिर ज़्यादातर उनमें से ज़्यादातर बच्चे वापस स्कूल नहीं आ पाते थे। एक बार उनको टाल दिया 4-6 महीने स्कूल से, तो फिर वो स्कूल से नहीं जुड़ पाते थे। तो वैसा खतरा अब जो ये बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, रायचंद जी कह रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि हर स्कूल के लिए डॉक्टरों की टीम गठित हो जानी चाहिए। रायचंद जी, ये डॉक्टरों की टीम और ये चोचले सारे, अभी तो कोरोना गाँव में तो फैलने की संभावना ही बहुत कम है। मैंने बता दिया ना कि गाँव में एक केस आते ही सबको पता रहता है कि जिस घर से केस आया है उस घर से किन किन का संपर्क है, उनसे भी लोग दूरी बना लेते हैं। शहर में पता नहीं चलता है, शहर में एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है, किस घर में कोरोना है इसका भी पता नहीं चलता है, सब चलता रहता है, वो घुल मिल जाते हैं। ये इसलिए स्प्रेड का खतरा, कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा गाँव में बिल्कुल नहीं है, और कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए स्कूलें बंद कर रखी है। तो दूसरा है पोकर कनिष्क जी, लंबे समय तक स्कूल परिवेश से दूर रहने से खास तौर पर प्राइमरी के विद्यार्थियों के आधार रेखा से पिछड़ने की संभावना है। बहुत अच्छा कमेंट है इनका। ये प्राइमरी की स्कूल को पढ़ाते हैं और शिक्षक हैं। इन्होंने कहा लंबे समय तक स्कूल परिवेश से अगर बच्चे दूर रहे तो वो वापस आधार रेखा जो उनका मूल्यांकन चलता है उस पर वो नहीं आ पाएंगे और वो पिछड़ जाएंगे, और उसके लिए अलग से परिश्रम करना पड़ेगा। और वो तो एक तरह से स्कूल के बच्चे भी नहीं रहेंगे लंबे समय तक रहने के बाद। तो ये दिक्कत इन्होंने जाहिर की है। अभिमन्यु जी बहादुर, सरकार का सिस्टम इतना कमज़ोर है कि वो बच्चों को स्कूल भेजने से डर रही है। इस डर की वजह से किस शिक्षा और बच्चों का बौद्धिक विकास शून्य होता जा रहा है और 47 से पहले की दशा हो रही है, जिसके खतरनाक परिणाम चालू होने वाले हैं। अलग थलग पड़ जाएगी आने वाली पीढ़ी। बहुत अच्छा अभिमन्यु जी बहादुर, आप जो विचार व्यक्त कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये विचार सरकार तक पहुंचाएंगे हम किसी भी तरीके से। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करोगे और ऐसी और कमेंट और ऐसी पोस्टें करोगे तो ये बात जानी चाहिए कि बच्चों का क्या करने वाली है सरकार। भाई देवीलाल जी जोगपाल कह रहे हैं, ये तो स्वागत कर रहे हैं, ठीक है। ये सुभाष जी राम राम सा, सभी को वैसे भी राम राम सा, प्रणाम, नमस्कार। तो आगे चलते हैं अपन थोड़ा। हाँ, CR मंदिर मस्जिद खुले हैं, यातायात चालू है, लेकिन स्कूलें बंद है, समझ से परे। हाँ, मंदिर मस्जिद 50 से कम वाली, तो 50 से कम वाली स्कूलें खोल दो। बहुत सारी स्कूलें हैं जिनमें 50 से कम बच्चे हैं, और वो तो उसी डाणी के बच्चे हैं, अड़ोस पड़ोस, वो साथ में बैठे रहते हैं। वैसे भी स्कूल नहीं भी खोलते हो तो 10-20 डाणियों के बच्चे तो साथ में रहते हैं रोज ही। अब स्कूल में लाओगे तो भी वही बच्चे, और गली में घूम रहे हैं तो भी वही बच्चे। उनको तो वैसे भी कभी दूर किया ही नहीं जा सका गाँव में इतने कोई पुलिस की लाठियाँ थोड़ी बरसी थी, वो तो साथ में ही थे। तो भाई रेनी चौधरी शिवनारायण जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब युवा ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहा है तो क्या 4-5 साल का बच्चा पालन कर पाएगा? अगर विद्यालय खुलने से किसी भी तरीके से अगर कोरोना फैलाव होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप लेने को तैयार हैं, या मात्र आपके पुत्र पुत्री विद्यालय जीवन से पूर्ण हो चुके हैं इसलिए आपको बोलना आसान है? नहीं तो और भी तो पीढ़ी तो आगे से आगे चल रही है रेनी चौधरी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने काफ़ी आरोप लगाए मेरे ऊपर। मैं तो क्या है कि मेरे जन्मजात बच्चों को और दूसरे बच्चों को भी मैं वैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके प्रति मैं लापरवाह हूँ बहुत ज़्यादा। आपने जो आरोप लगाए हैं वो वैसे लग रहे हैं कि मैं बाकी बच्चों को खतरे में डालने को तैयार हूँ। असल में रेनी चौधरी, अगर देखा जाए तो जब
1.5 महीने तक यहाँ पर ऐसे जिलों को बंद कर रखा था जिस पूरे जिले में एक कोरोना पॉजिटिव नहीं था, और लोगों को घर से बाहर नहीं निकलते थे। तहसील जिला गांव में जाना तो दूर, और उनकी पिटाई हो रही थी। वो क्या था? और आज जब बाजार में क्या चल रहा है, आपने भीड़ देख की नहीं होगी कहीं, कहाँ कितनी एहतियात बरती जा रही है। सोशल, जब कंटेनमेंट जोन को अलग टालने का सिस्टम कर रखा है, तो कंटेनमेंट अगर उस गांव में पर्टिकुलर में कुछ होता है तो वहाँ रोक दिया जाए, बस पर्याप्त है। जिस प्रकार कंटेनमेंट जोन में अब आजकल 10 घर या 5-7 घरों को अलग कर दिया जाता है बाकी पूरे गांव या शहर से, तो इस प्रकार कर सकते हैं अपन जब भी कोई आइडेंटिफाई केस हो तो। बाकी ऐसा लग नहीं रहा है कि लाखों विद्यार्थियों ने अभी परीक्षा दे दी है 10वीं की बच्चों ने पूरे प्रदेश में, एक भी केस नहीं हुआ और कहीं कुछ ऐसा नहीं सुनने में नहीं आया पूरे प्रदेश में। तो ऐसा एक बार जब तक 10वीं 12वीं के बच्चों की क्लासेस शुरू करवा के देखा जाए, टेस्ट तो किया जा सकता है ना इसका। मैं यही तो कह रहा हूँ, टेस्ट कर ले एक बार, 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का टेस्ट कर लिया जाए 15 दिन के लिए, पता चल जाएगा। ये तो ऊपर से आदेश होता है, वो दिल्ली को देख करके कर देते हैं आदेश, वो बड़े महानगरों को देख करके आदेश कर रहे हैं। क्योंकि हमारा तो कोई आगे कोई शायद कोई समाचार भी नहीं पहुंचता होगा, और हमारे बारे में सोचता भी कौन है? जो जहां बैठा है वो वहीं की सोचता है, और वहां जो स्प्रेड हो रखा है वास्तव में है, तो जहां स्प्रेड हो रखा है वहां तो रोका जा सकता है। उस गांव को रोक दो 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। स्प्रेड क्या, एक कोरोना केस आ जाए तो भी रोक दो उस गांव को। कोई तरीका अपना करके स्कूलों को इस प्रकार चलाया जाए, तो ऐसा कुछ प्रयास होना चाहिए। अब अगर स्कूलें नहीं चलेगी तो उसके खतरे भी बहुत ज़्यादा है। अपन जिंदा बचा लेंगे, पता नहीं कितने ज़्यादा लोगों को जिंदा बचा लेंगे। अभी तक तो वैसे भी कोई ज़्यादा इसका कोरोना वाला दिख नहीं रहा है ज़्यादा, और होगा तो भी बहुत ज़्यादा लोग मरने वाली स्थिति भी नहीं देखी जा रही है अभी। खैर ठीक है, आपका जो भी सुझाव है सभी मित्रों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, इस पर भी विचार होना चाहिए। मैं तो इतना ही इस पर। हाँ, सुखदेव जी गोदारा, प्राइवेट स्कूल शिक्षक नरेगा में जा रहे हैं, निश्चित रूप से जा रहे हैं, नरेगा में मजदूरी कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में केवल शिक्षक ही नहीं, बहुत सारे अलग तरह के स्टाफ, बड़ी बड़ी स्कूल हैं तो उनमें सहायक स्टाफ भी बहुत ज़्यादा है, उनके हॉस्टलर पता नहीं क्या क्या है। तो वो सारे लोग दूसरे धंधे तलाश कर रहे हैं। जो उनके हॉस्टलों में कई हॉस्टलों में 50 आदमी तो रोजाना खाना बनाने का ऐसे काम करते थे, वो सारे दूसरे धंधों में कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। आगे चलते हैं अपन। श्रीमान, क्या आपको नहीं मालूम प्राइवेट स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? अरे रेणी जी, मालूम है मुझे किस प्रकार की दी जाती है, परंतु प्राइवेट स्कूल का विकल्प भी अब नहीं रहा हमारे पास। सरकार के पास इतना स्ट्रक्चर नहीं है कि वो सभी बच्चों को स्कूल में रख सके। सरकार का स्ट्रक्चर बहुत छोटा है। सरकार के पास तो आज से 20-25 साल पहले जितने बच्चे पढ़ते थे उतना ही सिस्टम है। 70% से ज़्यादा बच्चे अभी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। अगर प्राइवेट स्कूल बंद हो गई, हालांकि ऐसा अगर है, उनको बंद ही करवाना है, तो सरकार के पास है क्या सामान? उन बच्चों को कहाँ लोगे? ये बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अब शिक्षा पर जो निर्भरता है वो प्राइवेट पर ज़्यादा करवा दी सरकार ने पिछले वर्षों में। ये पिछली सरकारों का काम है। कुछ प्राइवेट सरकारी स्कूलों का, कुछ अभिभावकों में भरोसे का अभाव है, कुछ कई बातें हैं इसमें, कई सामाजिक स्टेटस है, वो कई है, उन पे अलग से चर्चा की जा सकती है कभी। रेनी चौधरी बहुत ज़्यादा आज है। क्या आप इसका सही से विश्लेषण कर सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों का कम होना या बंद होना सरकारी विद्यालय में नामांकन वृद्धि का एक संकेत है? क्या आपको सरकारी विद्यालय और उनके परिणामों पर शंका
है। मात्र स्कूल के नाम से मोटी मोटी फीस लेना, तरह तरह के अलग अलग चार्जेज लेना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों का न्याय है क्या? यही आप जैसे व्यक्तित्व का प्राइवेट स्कूलों की तरफ बोलना चाहिए? सोचिए जरा। अरे मैं उनके तरफ नहीं बोल रहा हूँ रेनी चौधरी, आप समझ नहीं पा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्राइवेट स्कूल नहीं हो तो सरकार का स्ट्रक्चर इतना नहीं है कि वो सभी बच्चों को ले सके। बिल्डिंगें भी नहीं है, स्टाफ तो बहुत दूर की बात है। और फिर स्टाफ कितना चाहिए सरकार को? आपको पता है शायद 70% से भी ज़्यादा बच्चे राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो बताओ कितने टीचर चाहिए सरकार को? क्या है सरकार आने वाले 20 साल में भी इतने अध्यापक नहीं लगा पाएगी सरकार? यह हालत है सरकारों की। तो जब हमारे पास उन बच्चों को खपाने का दूसरा कोई सिस्टम नहीं तो निर्भरता तो रहेगी उन पे। निर्भरता कर दी गई है पिछले कई वर्षों से, उस पर देखना पड़ेगा अपन को। अभिमन्यु बांधु, सरकारी तंत्र तो जैसे तैसे काम कर रहा है, पर प्राइवेट स्कूलों का तंत्र तो मोटी फीस लेते हैं, बिल्कुल फेल हो चुका है, कार्य नहीं कर रहा है। सरकार से मिलकर अपने व्यूज़ देने में भी असमर्थ है। स्कूल खोलने पर हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं? आप व्यूज़ देने की वो कोशिश तो कर रहे हैं प्राइवेट वाले भी। हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है वो बता दी जाएगी। वो सावधानियां तो ज़्यादा बताई जाती है उल्टी, उससे कम भी बरती जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के दिन में 2-3 दफ़े हाथ धुलवा दिए जाए सभी बच्चों के, स्टाफ वालों के, और तो ये भी बहुत पर्याप्त हो जाएगी, काफ़ी हो जाएगी। महेश चौधरी, सरकार बिल्कुल नाकारा है, भारतीय नेताओं को ध्यान नहीं दिया कि शिक्षा कितनी जरूरी है। अब पता नहीं कब ध्यान देंगे ये लोग। इन्होंने तो हाथों हाथ 29 जून को शायद तो एडवाइजरी जारी करी, 29 जुलाई को और 1 महीने का दे देंगे, ऐसा अनुमान लग रहा है। क्योंकि केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, तभी तो ये डर लग रहा है कि इस प्रकार ये बढ़ाते गए तो मामला खतरनाक हो सकता है। शोभराज जाट, आप बताओ सर कैसे प्रॉब्लम सोल्व करें? वो तो अब देखो, हम तो सिस्टम तो पूरा सरकारों के हाथ में है। हम तो चर्चा कर सकते हैं, बात को पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अभिमन्यु बांधु, बड़े भाई प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन नाम पर फीस का जुगाड़ करना स्टार्ट कर दिया है और हरियाणा में कुछ प्राइवेट स्कूल अब फीस ने मांगने लग गए हैं। अब हाँ, ले रहे हैं, स्कूलों में फीस ले रहे हैं, बहुत कम मिल रही है उनको। इसको अभी फीस तो ज़्यादा नहीं मिल रही है, परंतु जुगाड़ उन्होंने कर लिया है। जब वो ऑनलाइन कर रहे हैं तो उनका अधिकार, वैसे मना तो कर रखा है कि वो फीस नहीं वसूल करेंगे, पर वो कर रहे हैं, अभिभावक दे रहे हैं राजी होकर के उनको। अभी शिवनारायण जी मेघवाल कह रहे हैं कि भाई ये शिक्षा बर्बाद हो गई है। जो दुखिया, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। दुखिया जी कह रहे हैं सही कर रहे हो। शिवनारायण जी, गरीबों का नुकसान हो रहा है, अब गांव में कोरोना पैर पसार लिया है। डाउर राम जी थिरोदा कह रहे हैं हाँ, इक्का दुक्का कुछ एक गाँव में आ रहे हैं। जयवर्ष डुकिया, अरे नाम ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जवरेश डुकिया है कोई, ये कह रहे हैं कि आप क्या काम कर। मैं तो स्कूल टीचर हूँ और वैसे पता नहीं कितने काम जितने हो सकते हैं, वह पूरा तो स्कूल में भी ठीक से पढ़ा नहीं पाता हूँ, सुनता नहीं हूँ, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हाँ। मैं अभिमन्यु बधू, मेरा मानना है कि तहसील लेवल पर जोन बनाए जाएं गांव के, और उसी लेवल पर स्कूल खोले जाएं, और जिस पर जिला परिषद, हाँ वो जोन बनाए जाते हैं, जिस जोन में जिस समय खतरा नहीं हो वहाँ खोले जा सकते हैं। कुछ ऐसे कोई ऐसा, ताकि कुछ ऐसा चलता रहे, बाकी तो पूरा ही ठप है। सीताराम जी बूढ़ बार बार कह रहे हैं अब गो कोरोना। अब गो कोरोना तो मुंह से कहने से तो हो नहीं रहा है। कोरोना तो पता नहीं साल, 1.5 साल, 2 साल कितना चल सकता है, अभी कोई इसके बारे में कन्फर्म नहीं है। तो क्या हम स्कूलें बंद ही रखेंगे इस प्रकार? भाई शिवनाथ जी मंडा करें अभी स्कूल खोलना ठीक नहीं है, और खुला तो इसका परिणाम बहुत गलत होगा। अब मैं नहीं कहता कि पूरी स्कूल खोलें, कुछ चेक तो किया जाए, बड़ी कक्षाओं के बच्चों का, कॉलेजों का चेक किया जाए, उनको खोला के देखा जाए।
जब इतने बाजार खुल गए, अपने अपने मॉल खुले हुए हैं, ऐसे मॉल खुले हुए, भीड़ लग रही है मॉल में और धड़ाधड़, कि जब छोटे गांव में अब तो कोरोना का किसी प्रकार से प्रभाव नहीं हुआ तो वहाँ क्यों बच्चों को स्कूल आने से रोक रहे हैं। वैसे भी 4 महीने की लंबी अवधि होने से गांव गरीब लोगों के बच्चे बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। जेपी चौहान इनियारा, बहुत ही सही कहा, लेकिन राजस्थान सरकार कब फैसला ले रही। राजस्थान सरकार तो कुछ ले नहीं पाएगी। गृह मंत्रालय की जो एडवाइजरी है वापस चालू हो गया है। राजस्थान सरकार इसमें फैसला नहीं ले पाएगी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी की राजस्थान सरकार तो 1 जुलाई को खोलने में थी। राजस्थान सरकार ने 28 जून तक और 29 जून को दोपहर तक ऐसा कुछ नहीं कहा था कि 1 जुलाई से बच्चों को स्कूल नहीं आना है या आना है, ऐसा कुछ नहीं कहा था। परंतु उसी दिन एडवाइजरी आई और उसमें 31 जुलाई तक लिख दिया, तो फिर सरकार के पास कुछ था ही नहीं। पूरे भारत की कोई सरकार नहीं खोल सकती स्कूल तक, इवन कॉलेज तक बंद कर दिया वहाँ से, तो कैसे खोलेगी राजस्थान सरकार। तो स्कूल नहीं खोल पाएगी जब तक गृह मंत्रालय हरी झंडी नहीं देगा, तब तक तो सोच ही नहीं सकती। ये जो परीक्षाएं करवाई है वो भी उनकी हरी झंडी मिलने से करवाई जा सकी। इसमें भी कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे परीक्षा बंद करवाने, परंतु उसमें भी राजस्थान सरकार की जीत हो गई और वो परीक्षाएं करवा दी उन्होंने बोर्ड की। भाई राउत राम जी सिल्ला कह रहे हैं, अति उत्तम विचार गुरुदेव जी आपके। ठीक है, अपन हाथ की चलते हैं। अब जैसा है विचार काफ़ी लोगों को ठीक लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, और काफ़ी लोग शेयर कर रहे हैं इसको, इसी वजह से बात को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक है मित्रों, 2 बार तो डिस्टर्बेंस आ गया अपना इसमें, और करीब करीब हर एक कमेंट मैंने जो मेरे सामने आया उस पर चर्चा करने का प्रयास किया है। तो हमारी सारी बात हो गई। अब मेरा यही है सभी से अनुरोध कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इससे सहमत हैं तो ये बात पहुंचनी चाहिए, दूर तक जानी चाहिए हमारी आवाज़। यह आपकी और मेरी सबकी आवाज़ है, अगर सहमत हैं तो। और जैसे रेणी चौधरी और जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप गलत फैला रहे हैं, तो वो तो नहीं करेंगे, पर आप लोगों को जिनको ठीक लगा है वो लोग इसे शेयर करें, वो आपकी जिम्मेवारी बनती है। दूसरा, मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो भी आप ज़रूर देखें, उसको सब्सक्राइब करना और उस पर भी कमेंट वगैरह करना, ताकि ये जो वीडियो है वो भी मैं उस पर यूट्यूब चैनल पे डालूँगा। भाई सगराम जी गोलिया, सरकार शिक्षा माफिया के साथ मिलकर सरकारी शिक्षा का स्तर गिरा रही, जनता का दोष है, ऐसी सरकार को चुनना। केजरीवाल व मनीष सिसोदिया जैसी सरकार चुने। अब अपन तो किस किस का प्रचार करें। हालांकि स्कूलों के मामलों में दिल्ली में काफ़ी कुछ उन्होंने रोल मॉडल की भूमिका निभा रहे हैं वो लोग, और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और वो थोड़ी भारत से बाहर की सोच भी रखते हैं। देखो, एक हमारे देश में अभी तक एजुकेशन का कोई ठीक ढंग नहीं है। अगर शिक्षा मनोविज्ञान को देखें तो अभी भी जगह जगह मारपीट हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। बच्चों के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार नहीं हो रहा। अभी भी बच्चों का जो विकास किस तरीके से किया, हम अभी भी परंपरागत ढांचे पर, इस पर भी एक दिन चर्चा अपन करेंगे। काफ़ी चर्चा करनी है। ऐसे कई मुद्दे हैं, जैसे मैंने कहा कि गीजू भाई एक शिक्षाविद हुए भारत में, बहुत अच्छे, उनकी कुछ किताबों पर, कुछ कंटेंट पर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि आपके बच्चों के साथ, हम हमारे बच्चों के साथ, परिवार के बच्चों के साथ, जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ हम ठीक ढंग से व्यवहार उनके साथ भी नहीं कर पा रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो किताबें मैं ज़रूर चाहूँगा कि उनके कुछ गीजू भाई की जो थीम है उस पर कुछ चर्चा करूँगा इसके संबंध में। धन्यवाद आपको इस सब के लिए कि आपने मेरा काफ़ी सहयोग दिया इस मामले में, और वो शेयर वगैरह वाला वो आप ध्यान रखें। एक बार फिर आपसे विदा लेने से पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम।